वेरी गुड, एकदम स्ट्रेट। जय हिंद नहीं करना। चलो, तो कल हम लोगों ने एक एक्ट चालू किया था, छोटा सा, छोटा नहीं, एक्ट तो काफी बड़ा है, पढ़ा हमने थोड़ा सा था, ईपीएफ एक्ट हमने पढ़ा था, प्रोविडेंट फंड वाला। तो हमने कहा था जब भी आप कहीं जॉब करते हैं और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब करते हैं उसके ऊपर अगर बाय चांस ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। तीन चीजों का बेनिफिट मिलता है, एक मिलता है प्रोविडेंट फंड का, एक मिलता है पेंशन का और एक मिलता है इंश्योरेंस का। ये तीन बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब तीनों में हम एक एक करके पढ़ रहे थे कि क्या क्या आएगा। ये जनरली तीनों बेनिफिट्स वो हैं जो कि आपको आफ्टर द रिटायरमेंट या सुपर एन्युएशन मिलते हैं, जिस दिन आपकी नौकरी खत्म होगी तब। प्रोविडेंट फंड में एक ऐसा है जो आपको ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ योर लाइफ, टेन्योर ऑफ योर वर्किंग लाइफ, उसमें भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। कैसे मिलता है वो हम बताएंगे आपको आगे। पहले हमने पढ़ा था कि ये एक्ट किस पे लगेगा, ये हमने 3-4 केसेस पढ़े थे। पहला तो यदि आपकी फैक्ट्री है, यानी आप जहां जॉब करते हो वो फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री उस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है जिस इंडस्ट्री के बारे में इस एक्ट के शेड्यूल 1 में मेंशन है। यानी अगर आपकी फैक्ट्री उस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है जिस इंडस्ट्री को शेड्यूल 1 में नोटिफाई किया, तो आपकी फैक्ट्री पे ये एक्ट लगेगा। अगर आपकी फैक्ट्री पे ये एक्ट लगेगा तो आपके सारे कर्मचारियों को इस एक्ट का फायदा मिलेगा, यानी पीएफ, ईएसआई और पेंशन का बेनिफिट, सॉरी, पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस का बेनिफिट आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, ये अभी हमने कुछ भी डिस्कस नहीं करा। तो बच्चे जो आज ही क्लास में आए हैं उनको ज्यादा दे डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दिस कि यार हमको तो कुछ पता ही नहीं है, कल कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा हमने। अभी तक हमने नहीं बताया कि किसको कितना पीएफ में देना है, पैसा कितना लगेगा, कैसे जाएगा, अमाउंट कैसा मिलेगा। लाइक टेक्निकली देयर इज लाइक नो प्रोविजन हैज बीन कवर्ड टिल नाउ आउट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। सेकंड, अगर कोई भी ऐसी एंटिटी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया तो लगभग सब आते हैं, आप निश्चिंत रहें, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना सभी आते हैं, वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी ना किसी क्लॉज में नोटिफाई करा हुआ है। बस एक कंडीशन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 20 या उससे ज्यादा होने चाहिए। कहने का मतलब ये कि छोटा ऑर्गेनाइजेशन ना हो, वरना बेचारा एम्प्लॉयर मर जाएगा। देखो ना, उसका भी सोचना रहता है थोड़ा सा, एम्प्लॉयर को नुकसान ना हो जाए। सो इफ इन एनी ऑर्गेनाइजेशन 20 एंड मोर वर्कर्स आर वर्किंग एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1 और 2, तो उसके एम्प्लॉइज को इस एक्ट का फायदा मिलेगा। फायदा 3 है, पीएफ, इंश्योरेंस और पेंशन। कितना मिलेगा दैट वी विल डिस्कस। थर्ड, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एट एनी लेटर स्टेज किसी और एंटिटी को भी नोटिफाई कर सकती है, इंडस्ट्री को नोटिफाई कर सकती है जो पहले से नोटिफाइड नहीं है। यानी आप ऐसा समझे, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट एक ही है। शेड्यूल 1 जो सरकार ने एक बार बना दी, सॉरी, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3 जो एक बार शेड्यूल 1 बना दी, उसमें जो फैक्ट्री डाल दी, इंडस्ट्री डाल दी, वो कोई लिमिटेड लिस्ट नहीं है। सरकार जब चाहे नोटिफिकेशन निकाल के उसमें ऐड कर सकती है। सेकंड नंबर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई कर दिया वो कोई एग्जॉस्टिव फाइनल लिस्ट नहीं हो गया। सरकार जब भी चाहे उसमें ऐड ऑन कर सकती है और लोगों को ऐड कर सकती है और इंडस्ट्रीज को। चौथा वाला इंपॉर्टेंट है, यानी अब अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को सम अप करूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सिंपल सी बात कहते हैं कि सरकार ने जिनको नोट, आप इतना याद रखो एग्जाम के लिए, लेकिन वैसे याद रखने के लिए बोले तो जिन भी इंडस्ट्री को, ऑर्गेनाइजेशंस को सरकार ने नोटिफाई कर दिया उनके ऊपर पीएफ एक्ट लगेगा। कंडीशन बस एक है, 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी होने चाहिए। एक बार अगर ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया तो कर्मचारी 20 से चाहे कम हो जाए, ये एक्ट कंटिन्यू टू अप्लाई रहेगा। यदि आपके ऊपर ये एक्ट नहीं लगता क्योंकि आपके यहां 20 से कम एम्प्लॉय हैं, या आपके ऊपर एक्ट नहीं लगता इसलिए क्योंकि आप नोटिफाइड की कैटेगरी में नहीं आते, तो आप यानी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय मिलकर पीएफ कमिश्नर के पास चले जाएं, उनको रिक्वेस्ट करें कि सर हमको एक्ट में आना है, तो फिर आपको पीएफ एक्ट में लेकर आ जाएंगे। अब लेकिन मुद्दा यह है कि मान लीजिए अगर आपकी एंटिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं आती, फैक्ट्री नहीं है, फर्स्ट में नहीं आ रही, सेकंड थर्ड में नहीं आ रही क्योंकि नोटिफाइड नहीं है, या मान लीजिए आप तीनों में से कहीं फॉल कर रहे हैं बट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 20 से कम है, ठीक है, तो हमने कहा कि अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रेडी हैं तो आप पीएफ कमिश्नर से परमिशन लेकर आ जाओ। सवाल यह कि हम पीएफ कमिश्नर से परमिशन ला भी क्यों रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? पीएफ का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय से लेना, एम्प्लॉयर को देना, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? तुमने पीएफ कमिश्नर का परमिशन चाहिए ही क्यों? तुम तो हो गधे, क्योंकि तुमको तो कोई सवाल पूछना होता नहीं, काम का दिमाग में आता भी नहीं और पूछते भी। देखो एक बात याद रखो, यदि तुमको टीचर का खून निचोड़ना नहीं आता,
तो बेकार है तुम्हारा स्टूडेंट जीवन, ये ध्यान रखो अपने पर। यदि तुमको पता ही नहीं है कि टीचर का मतलब तो बच्चा वो होना चाहिए कि क्लास में आने से टीचर डरे कि साला पता नहीं क्या पूछ लेंगे ये लोग, तो फायदा है स्टूडेंट बनने का, वरना फिर आपको हमारा यूटिलाइजेशन करना ही नहीं आता। मतलब हमको डर लगना चाहिए क्लास में आने से कि यार बच्चा पता नहीं क्या पूछ ले, बैच बड़ा खतरनाक है, तो पूरा स्ट्रांग प्रिपरेशन करके आना है, तो आता है मजा। आपको सवाल भी हम ही बता रहे हैं, जवाब भी हम ही दे रहे हैं, तुम पूछ ही नहीं रहे। जबकि ये थॉट तुम्हारे मन में आना चाहिए था कि सर बेनिफिट एम्प्लॉयर को देना है, बेनिफिट एम्प्लॉय ने लेना है, पीएफ का पेंशन सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है भाई, सरकार तो सरकारी विभागों में देगी ना। अब ये एक्ट कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए तो लग नहीं रहा, सबके लिए लग रहा है। अब आज अगर मैं किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं और उसके ऊपर ये एक्ट लग रहा है, तो एम्प्लॉय को बेनिफिट कौन देगा? एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर रेडी, तो पीएफ कमिश्नर से क्या लेने के लिए परमिशन लेने जा रहे हो तुम? उनने कौन सा कंट्रीब्यूशन देना है जो पीएफ कमिश्नर से पूछे कि भाई हम कवर कर लें क्या? है हमारे 15 एम्प्लॉय, है 15 एम्प्लॉय, और हम एक्ट में नहीं आते, लेकिन हम फिर भी पीएफ का बेनिफिट देना चाहते हैं, दे रहे हम। मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं दूंगा मेरे एम्प्लॉय को, तुझे क्या दिक्कत है? क्यों पूछू तेरे से मैं? होता कौन है तू बोलने वाला? पर यह कहता है पूछना पड़ेगा। क्यों? अब तुमने पूछा नहीं सवाल, तो मेरे को पूछना पड़ेगा। बताओ, पैसा सरकार के पास जाएगा तो पैसा तो किसका है किसका पैसा? अपना कौन? एम्प्लॉयर का। मिलेगा किसको? तो फिर सरकार के पास जाएगा, मतलब सरकार की जिम्मेदार है क्या? तो अरे क्या करना पड़ेगा? सरकार को नहीं दे, कौन देगी? मत दे। एम्प्लॉयर कह रहा है मैं दे दूंगा 6% इंटरेस्ट, मैं देता हूं, सरकार 6% दे रही है ना, मैं एक अलग से फंड बना देता हूं, उसमें ये पैसा डाल देता हूं, 8% मैं ब्याज देता हूं, चल ले जा, क्या दिक्कत है? हाँ, मना कर देता हूं। सिक्योरिटी, पीएफ डिपार्टमेंट अलग से क्यों बनाया? पीएफ का अकाउंट पीएफ डिपार्टमेंट में खुलेगा एम्प्लॉय का। सरकार के पास पैसा खाली इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार कमाती है, सेफ्टी। आपका पैसा कल को आप एम्प्लॉयर मना कर दे, इंसॉल्वेंट हो जाए, क्या कर लोगे आप? तो हमने ये लफड़ा रखा ही नहीं, ठीक है, हमने ये लफड़ा रखा ही नहीं। हमने क्या बोला? हमने कहा कि भैया पीएफ का पैसा सरकार के पास जाएगा, तो हर एम्प्लॉय का पीएफ अकाउंट खुलेगा। वो कहां खुलेगा? पीएफ डिपार्टमेंट। तो पूछना तो पड़ेगा ना उनसे, इसलिए। राइट, चलो बहुत बढ़िया, आगे आओ। टू विच एंटिटीज एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, कौन सी एंटिटीज पे नहीं लगता? ठीक है, पहला, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैविंग लेस देन 50 एम्प्लॉइज। अगर किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में 50, क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि ऊपर हमने बोला 20 से ज्यादा एम्प्लॉय होंगे तो लगेगा। यहां हम आपको एग्जाम्पशन दे रहे हैं, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है और 50 से कम एम्प्लॉय है तो आपको पीएफ एक्ट नहीं लगाना। क्या होगा इससे? क्योंकि सोसाइटी में क्या ना, देखो, सोसाइटीज आर नॉट established for profit purpose, they are based on mutual cooperation principle। कभी हम खाली बैठे होंगे तो आपको मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। उसमें मेन जो मोटिव है ना, वो प्रॉफिट कभी होता ही नहीं है। इट इज लाइक म्यूचुअल, नाम देखो ना, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेशन। तो बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मेड फॉर कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर से ना कुछ लेती ना उन्हें कुछ देती, लेगी भी नहीं आपसे, लेकिन देगी भी नहीं। कंपनी आपसे कैपिटल लेती है, आपको डिविडेंड देती है या प्रॉफिट में नेट वर्थ देती है। पार्टनरशिप हम आपसे कैपिटल लेती है, बदले में आपको प्रॉफिट देती है। सोसाइटी आपसे कुछ नहीं लेती तो आपको देगी भी नहीं कुछ। तो फिर भाई साथ में काय के लिए हैं? फिर साथ में काय के लिए? कोई ना कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव। डिस्कस अबाउट दिस लेटर ऑन। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और बहुत बढ़िया एग्जांपल्स हैं दैट विल लाइक मेक यू कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। पर चूंकि वो बिजनेस नहीं करते, प्रॉफिट नहीं कमाते, दैट इज व्हाई दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू गिव यू एनी काइंड ऑफ द बेनिफिट, इसलिए मना करा। सेकंड, एन एस्टैब्लिशमेंट सेटअप। देखो सरकार कितनी चालाक है। एन एस्टैब्लिशमेंट विच ईदर सेटअप बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ और बिलोंगिंग टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, उनके ऊपर भी नहीं लगता। सरकार ने खुद को बचा लिया कि सरकारी जितने भी विभाग हैं, सेंट्रल स्टेट, उनके ऊपर नहीं लगेगा, यानी सरकार को इस एक्ट को नहीं लगाना। अब सरकार को कंट्रीब्यूशन नहीं देना। बड़ी नालायक सरकार है ये, लेकिन घबराओ मत, सरकार कहते हैं बोले लिखते ही हैं देंगे। आपको लगता है सरकारी कर्मचारी जो काम नहीं करते तो कुछ तो करेंगे? क्या करते हैं? हड़ताल, ये उनका फेवरेट काम है।
जब भी कुछ घटना हो जाए, अभी हमारे क्या घर के पीछे रेलवे का नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर है, बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है ना। तो उसमें कोई ओएस साहब थे, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। कल कल की बात है, तो परसों की, सॉरी, नीचे बेसमेंट में जाके और रिकॉर्ड रूम में फांसी से लटक गए। अब भगवान जाने क्या मसला था, अपने को तो पता नहीं, अखबार वाले ज्यादा बताते नहीं। अब कल सौरे के सौरे कर्मचारी हड़ताल पे बैठ गए 2 घंटे। अरे यार, उसके आत्महत्या का कारण तुमको पता है क्या? अब मरने वाला क्या लिख के चला गया पेपर पे, क्या कि साहब मेरा बॉस मुझे छुट्टी नहीं देता था। अरे यार, मतलब काम नहीं करने के पैसे दे तुमको। अरे बॉस है तो काम के लिए तो बोलेगा ना, बोलेगा नहीं? क्या प्राइवेट में काम करते तब पता चलता प्रेशर क्या होता है। सरकारी वालों के ऊपर 50% भी प्रेशर नहीं होता है। सोचो, आप प्राइवेट में होते ना तो रेल बन जाती है आपकी, सुबह 9 बजे लेके और रात को 8 बजे तक। सरकारी में 10-11 बजे तुम जा रहे हो, 5-5:30 बजे तुम घर आ जाते हो। उसमें भी तुम कह रहे हो हमको प्रेशराइज कर रहे हो, तो प्रेशर डाला कहां? जिसमें तुम्हारा 1.5 घंटे का लंच होता है। हमारे चूंकि बिल्कुल घर के पीछे वॉकिंग डिस्टेंस है, पैदल चले मतलब उछल के, इधर इधर बीच में रोड ही है खाली, हाईवे। तो हम देखते हैं दोपहर को सौरे के सौरे बाहर धूप में घूम रहे होते हैं। सोचो आप, इतना बड़ा कैंपस है, आधे बाहर घूम रहे होते हैं। एक आध को कहीं वहीं से धर लो आप, वो कह रहे प्रेशर है। अरे भाई साहब, और कल 80% कर्मचारी वो इकट्ठे हो गए कैंपस में, हम काम नहीं करेंगे, इसको हटाओ उसको हटाओ। भाई करते गाँव करेंगे नहीं मतलब करते गाँव। तो अब अगर बाय चांस उनको पीएफ का बेनिफिट नहीं देंगे ना, भाई साहब सड़कों पे आ रहेंगे, काम तो है ही नहीं, तो दूसरा काम तो है हड़ताल करना। तो घबराओ मत, सरकारी वालों को भी मिलता है सारे बेनिफिट। सरकार ने लिख रखा है कि सरकार जब चाहे उनके ऊपर मना कर सकती है। इफ एम्प्लॉइज ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन रिसीप्ट ऑफ बेनिफिट अंदर, ये तीसरा है, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? देखो, ये हमने पीछे वाले एक्ट में ही पढ़ा था, सब बच्चे दोबारा सुनना, जो बच्चे खास तौर पे पहले एक्ट में नहीं थे वो ध्यान से सुने। देखो, अगर आपको जो भी इस एक्ट में बेनिफिट मिलेंगे, पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस, वो आपको किसी और नाम से मिल रहे हैं। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर जो एक्ट लगता है, या आपके ऊपर जो, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जिनका अपना अलग सेपरेट एक्ट है, एलआईसी का अपना अलग एक्ट है, एलआईसी एक्ट, एसबीआई का अपना अलग से एक्ट है, एसबीआई, जीआईसी का अपना अलग एक्ट है, जीआईसी एक्ट, आर्मी वालों का आर्म्ड फोर्सेस एक्ट अलग चलता है, नेवी का अलग है ना, एयरफोर्स का अलग है। तो ये कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनका अपना अलग से एक्ट होता है। अब उस एक्ट में बहुत सारे बेनिफिट्स आपको दिए गए हैं। अगर आपको इन्हीं तरह के 3 बेनिफिट अपने एक्ट में मिल रहे हैं और वो बेनिफिट इस वाले बेनिफिट से ज्यादा है, तो आप इस एक्ट में आने के लिए फोर्स कर सकते हो क्या? क्या बेवकूफी है यार। अरे भाई, तुमको हम पेंशन, जैसे आर्मी वाले हैं, उनको आफ्टर रिटायरमेंट भी बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, दे आर लाइक एलिजिबल टू अक्रू ऑल द बेनिफिट्स। लाइक जैसे कैंटीन होता है, खाने वाला कैंटीन नहीं, सामान मिलता है, पता ना, पता होगा, तो उससे सारा सामान मिलता रहता है आपको, वो आपको रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगा, आराम से लेकर आओ। अभी तुमको पेंशन भी मिल रही है, उनका अलग कैलकुलेशन है, ऑफ करो पीएफ एक्ट में लेकर। अबे घोचू, तेरे को दे रहे हैं ना यार, पेंशन यही वाली क्यों चाहिए? हाँ, अगर इधर वाली पेंशन ज्यादा है, तुम्हारी वाली कम है, तो बोलो ना यार। सरकार कह रही है यार तेरे को पीएफ पीएफ कर रहा है, जब भी कोई हमारा आर्मी से बंदा रिटायर होता है, राइट, तो हम उसको एक बड़ा अमाउंट देते हैं, शहीद होता है तो उसको और बड़ा अमाउंट दिया जाता है। इस तरीके का प्रावधान बना रखा है, बेनिवोलेंट फंड होता है उनका अपना। तुम करो नहीं पेंशन दो, अरे सरकार कह रही दे रहे भाई, बोले नहीं पेंशन एक्ट वाली पेंशन दो, ले लो, 100 रुपए पर मंथ पेंशन है, चाहिए? नहीं नहीं सर, आई वाज जोकिंग सर, अपना वाला एक्ट ही ठीक है। अरे सरकार समझा रही है कि भाई तुम्हारे ऊपर जो एक्ट लगता है, या तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम्हें जो बेनिफिट्स दे रहा है, वो बेनिफिट अगर इस एक्ट में मिलने वाले बेनिफिट से ज्यादा है, तो भी आपके ऊपर ये एक्ट नहीं लगे। और ये कितना लॉजिकल भी है ना यार, इसमें कोई इलॉजिकल चीज नहीं है। देखो दोबारा पढ़ लो, इफ एम्प्लॉइज ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इन रिसीप्ट ऑफ बेनिफिट्स अंडर एनी अदर सिमिलर स्कीम वेयर बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन दिस एक्ट, तो ये एक्ट नहीं लगेगा। तो 3 केस में ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। पहला, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज है, राइट, 50 से कम एम्प्लॉइज है, सॉरी। सेकंड, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कोई ऑर्गेनाइजेशन आता है। और तीसरा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को जो बेनिफिट्स मिलते हैं अंडर योर ओन एक्ट और एनी अदर एक्ट, वो इस एक्ट से मिलने वाले बेनिफिट से ज्यादा है, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां से हम आपको बताएंगे अलग, ये तो हुई एप्लीकेबिलिटी।
अब यहां से आपको तीनों बेनिफिट्स के बारे में एक एक करके बताएंगे, पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस, तीनों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। बात समझ में आ गई? अगर एक्ट लगेगा तो तीनों बेनिफिट मिलेंगे, नहीं लगेगा तो तीनों ही नहीं मिलेंगे। अगर आपके ऊपर एक्ट लग रहा है लेकिन आप इस वाली कैटेगरी में आते हैं तो नहीं मिलेगा इस एक्ट का फायदा। ठीक है, पूछो पूछो पूछो, बोलो बोलो। हमें चेहरा देख के समझ में आता है किस बच्चे को सवाल पूछना है किसको नहीं पूछना है, तो तुम घबराया मत करा करो, पूछ लो। ठीक है, हाँ। दीदी क्या सवाल पूछ रहे हो बताओ, क्वेश्चन में लिख के देगा ना। अभी अगर आपको ये बताएंगे नहीं कि कल किस चीज का पेपर है, तो आप कैसे पता चलेगा आपको कि किसका पेपर है? बताना पड़ेगा ना पहले। फिर तो क्वेश्चन में लिखेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंपनी है, फर्म है, एओपी, बीओआई, एचयूएफ, इंडिविजुअल सोसाइटी, ट्रस्ट क्या है वो बताएगा। और सोसाइटी है तो ये वाला प्रोविजन, वो भी 50 से कम एम्प्लॉय, नहीं तो खत्म बात। और अगर आपको सवाल ये पूछना था कि सर अगर बाय चांस कुछ नहीं लिखा है तो हमें क्या मानना है, सवाल ये पूछना था आपको कि सर मान लो एक बार के लिए क्वेश्चन साइलेंट है एंड दे सेड एन ऑर्गेनाइजेशन, हम क्या माने? तो बेटा हमेशा जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो जो लॉ में एक्सेप्शंस होते हैं वो नहीं यूज किए जाते। इस एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, भारत के सारे एक्ट की बात कर रहा हूं। ये जो नीचे आपने पढ़ा ये एक्सेप्शन है ना, तो कभी भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो एक्सेप्शन के आधार पे आंसर नहीं दिया जाता, प्रोविजन के आधार पे दिया जाता है। और प्रोविजन के हिसाब से ये सब पे लगेगा, सोसाइटी पे नहीं लगेगा। तो आपको ये मानना है कि वो सोसाइटी नहीं है। ठीक है, चले आगे। अच्छा अच्छा, अब आपको ये नोट डाउन भी करना होगा, कल नोट डाउन कर लिया था क्या? हाँ लिखो फटाफट से दमादम, मतलब तुम बैठ जाओगे फिर। तो बेटा आप सब ना कॉपी अलग बना लो इसकी, एक कॉपी को बेचारी कॉपी को रहम दो जरा, उसके ऊपर रहम करो यार। एक ही कॉपी में चल रहा है सारे कार्यक्रम, बना लो अलग अलग कॉपी अब, अगर अभी तक नहीं बनाई है तो। अन्नू दीदी लिख लिया क्या? कब लिख लिया? कल ही लिख लिया था, वेरी फास्ट। इनको टेस्ट में लगा के खुद ने लिख लिया, इनको लगा दिया टेस्ट में। याद है ना टेस्ट है अपना शुक्रवार को? हाँ ठीक है, तो भूल जाओ फिर मैं बताता हूं। एक काम करो, वाले जितने भी ना वो भूल जाओ एक बार। एक बार बहुत पुरानी बात है, फाउंडेशन की क्लास में ऐसे बच्चे कुछ थे वाले, है ना, वो ऐसे नौटंकी करते थे। हमने कहा कोई बात नहीं, एक दिन बुला लिया उनके घर वालों को। अब एक बच्चा जो था ना, उसके पापा ऑफिस में बैठा रखा था अंदर, भाई साहब उसके पापा ने वहीं कूटा, लिटरली वहीं कूटा। जैसे हमने बताया ऐसे कूटा, उसके बाद दे थप्पड़ दे। हमने कहा अरे अंकल यहाँ नहीं घर, इसको यही डोज देंगे। वही कूटा और बच्चे बाहर खिड़की में से देख रहे हैं। अब बच्चे को समझ नहीं आ रहा बचाऊं कैसे, कल इज्जत भी बचानी है। भाई साहब अब देख लो, तुम्हारे भी घर वालों को बुलाए, फिर उनको बोले ये तो क्लास में ऐसे करता है। फिर हाँ है हैं, शेल के ऊपर क्या लिखा है पहले ये बताओ, शेल कहां लिखा है? शेल मेक एन एप्लीकेशन।
है। तू अभी थर्ड पॉइंट पे ये क्या मेरे बेटे, अच्छा नीचे, और एनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी ऑफ, कहां पे बोल रहे हैं यार, गैजेट, गैजेटेड नहीं है बेटा, गैजेट बोलते हैं खाली, गैजेट, ऑफिशियल गैजेट। हाँ हिंदी में राजपत्र कहा जाता है इसे। एक्सेट्रा। इफ बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। फोर्थ पॉइंट पे कौन था? इसलिए कहता हूं बातें कम किया कर, लिखा ज्यादा कर। ये तू जो अगल बगल बातें करता रहता है ना, नहीं हाँ, चलें आगे। चलो, तो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे पीएफ के ऊपर, है ना। एक एक करके दोनों पे बात करनी है। तो पहले बात करते हैं पीएफ। तो पहले तो आपको समझाते हैं पीएफ का मतलब क्या होता है। कल भी समझाया था मैंने, दोबारा सुन लो। पीएफ में आपको हर महीने जो सैलरी मिलेगी अपने एम्प्लॉयर से, उस सैलरी का एक परसेंटेज, कितना परसेंट है वो हम आपको बताएंगे। उतने परसेंट आपकी सैलरी से एम्प्लॉयर काटेगा, और जितना एम्प्लॉय ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उतना ही एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन मिलाकर पीएफ डिपार्टमेंट में जमा करा देगा। जिस दिन आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय बनते हैं जिनके ऊपर पीएफ एक्ट लगता है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन उसी दिन आपका पीएफ डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करा देता है। रजिस्ट्रेशन कराकर आपको एक पीएफ अकाउंट नंबर मिल जाएगा, यानी पीएफ डिपार्टमेंट में आपका एक अकाउंट ओपन हो गया। अब बड़ा सिंपल प्रोसेस है। पीएफ एक्ट ये कहता है कि हर महीने एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से एक अमाउंट कटवाएगा। ये अमाउंट कितना होना चाहिए, ये अलग अलग प्रावधान है। आप चाहें तो पूरी सैलरी भी कटवा सकते हो, आपकी सैलरी है। आप चाहो पूरी सैलरी पीएफ में दे सकते हो, समझ गए आप। लेकिन जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता है उतना ही एम्प्लॉयर को भी देना पड़ता है। अब ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हमने एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, विल डिस्कस अबाउट दिस एट द लेटर स्टेज। लगभग 12% होता है, वैसे तो 10% ही है, पर अभी आप 12 ध्यान रखो। क्यों 10 और 12 है वो हम आगे चर्चा करेंगे। अभी आप 12% समझो कि एम्प्लॉयर जो है वो मैक्सिमम सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन अगर आपका कंट्रीब्यूशन 12 से भी कम है
तो वो जितना आपने करा उतना ही करेगा। यानी रूल क्या है, जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता है उतना एम्प्लॉयर करेगा, पर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सैलरी के 12% से ज्यादा नहीं होगा। यदि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है 7% तो एम्प्लॉयर भी कितना करेगा? अगर एम्प्लॉय करता है 10 तो एम्प्लॉयर भी 10। एम्प्लॉय करता है 15% तो एम्प्लॉयर कितना करेगा? 12। एम्प्लॉय करता है 50% तो भी एम्प्लॉयर 12, और अगर एम्प्लॉय 100% करेगा तो भी एम्प्लॉयर कितना करेगा? 12%। पहले मैं बोलूंगा, याद करके आऊं बता दो, फिर आप कर लेते हैं थोड़ी बार, बीच में टूट जाएगा क्वेश्चन। अभी भी याद किया बीच में बैठ के सारा। तो अगर एम्प्लॉय जितना कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही। एक चीज, ये पूरा पैसा एम्प्लॉयर को हर महीने आपके सैलरी से काट के अपना वाला हिस्सा मिला के और पीएफ डिपार्टमेंट में जमा कराना ही है, कंपलसरी है। यदि नहीं कराया तो बहुत सारे नुकसान है, जेल की सजा, पैसा तो देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल दोगे, देना तो पड़ेगा, प्लस ब्याज देना पड़ेगा, जेल का प्रावधान, प्लस इस खर्चे की छूट इनकम टैक्स में और नहीं मिलेगी। इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगी मतलब इनकम टैक्स में जब आप अपना पीएनएल बनाओगे तो पीएनएल में टैक्स लगता है प्रॉफिट पे, इनकम पे नहीं लगता। तो खर्चे लेस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। खर्चों में हम क्या लेस करते हैं? जो सैलरी इंप्लॉय को दे रहे हैं प्लस जो पीएफ कंट्रीब्यूशन। यानी आज अगर इंप्लॉय की सैलरी, मान लीजिए मेरा इंप्लॉयज की सैलरी 50,000 है और ये हर महीने पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है 12%, यानी 50,000 का 12% 6,000। मैं भी 6,000 कंट्रीब्यूट करूंगा तो मेरी जेब से टोटल खर्चा कितना हुआ? एम्प्लॉय बोलो ना मुंह से जोर से, मेरी जेब से टोटल मैंने इसको एक महीने में कितना दिया? 56 दिया ना। 50 तो सैलरी और 6,000 पीएफ डिपार्टमेंट में कितना जमा कराऊंगा? 12,000। इसको दूंगा कितना हाथ में? 44,000। 50,000 सैलरी, 6,000 पीएफ काटा, 6,000 मैंने मिलाया, मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ? 56,000। 56 में से 12,000 जमा कराऊंगा पीएफ डिपार्टमेंट में इसके नाम से, और 44,000 इसको कैश दूंगा। इसके नाम से जमा हो रहा है क्योंकि मेरा कंट्रीब्यूशन हो या इसको, जैसे इसके पीएफ अकाउंट में गए ना वो पैसा भी इसका हो गया। आई बस में। तो आपको इनकम टैक्स में खर्चों में कितना लिखते हैं? 56,000। वो 56,000 की छूट नहीं मिलेगी, मात्र मालूम है कितनी मिलेगी? 50,000। अच्छा, यही नुकसान नहीं है, नुकसान और है। जो 6,000 इसकी सैलरी से आपने काटा और आगे जमा नहीं कराया उसको आपकी इनकम में जोड़ देंगे। आया मजा? क्योंकि तुम चीटिंग कर रहे हो ना, एम्प्लॉय से तो पैसा ले लिया, उसको तो बोल रहे हो पीएफ में जमा करा रहा हूं, पीएफ में जमा कराया नहीं तो तुम्हारी इनकम में जोड़ देंगे, मतलब एम्प्लॉयर की इनकम में। अब आपको 6,000 पे टैक्स और देना है, जबकि आपको तो देना ही नहीं था, उस पर तो टैक्स एम्प्लॉय को देना था। आप इनकम टैक्स में सैलरी कितनी बताओगे? एम्प्लॉय अपनी सैलरी कितनी बताएगा इनकम टैक्स में? 44, 50 से 56, 56,000 बताएगा, पूरे 56,000, क्योंकि 56 ही मिले आपको। अरे आपके हाथ में 44 है लेकिन 12 भी तो आप ही के हैं, अभी उसमें से 6,000 रुपए टैक्स मैं दे रहा हूं। इसलिए आप ऐसी गलती नहीं करना, पीएफ काट के जमा कराना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? एक बात। अच्छा, इस पीएफ का ऑल्टरनेट नहीं है। ऑल्टरनेट मतलब मैं एम्प्लॉय को लालच दे रहा हूं, बेटा क्या करेगा पीएफ, कुछ और ले ले, शेयर ले ले, या एसेट ले जा, किडनी ले ले, दिल ले ले, हैं और कुछ ले ले, खाना ले ले, फ्री रहना। पीएफ का एक ही ऑल्टरनेट है, पीएफ यानी पैसा। समझ गए आप? नहीं समझे? आपके सवाल का जवाब आप पूछें। सैलरी की जगह शेयर कभी नहीं दिया जाता, कभी नहीं दिया जाता, कभी भी नहीं दे सकते। पूछो क्यों? अलाउड ही नहीं। अरे हंसने की क्या बात है, सच में अलाउड नहीं है, प्रोविजन है लीगल, हंसने की बात नहीं है। अलाउड डिसअलाउड कैसे डिसाइड होता है? एक्ट से डिसाइड होता है, बोलने से नहीं होता। नहीं दे सकते। सैलरी के अलावा आप शेयर दे सकते हो, जिसको क्या बोलते हैं? ईसोप। याद आया? यहां ईसोप मतलब एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, या ईसोस बोलते हैं, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। वो सैलरी के अलावा होती है, सैलरी की जगह आपको शेयर नहीं मिलेंगे। ठीक है? हां, एम्प्लॉय कहे आगे से, एम्प्लॉय कहे कि सर मेरी इस महीने की सैलरी के बदले में शेयर दे दो, आईपीओ में जो निकल रहे हैं, वो तो ठीक है ना, वो तो आपसे कंपनी सैलरी आपको देती, फिर आप कंपनी को देते, कंपनी ने एडजस्ट एंट्री, लेकिन बुक्स में ऐसी होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय अकाउंट, फिर एम्प्लॉय से पैसा आया, एंट्री ऐसी होगी।
डायरेक्टली नेट ऑफ करके नहीं दिखाएंगे। समझ गए आप मेरी बात? चलो अब चलते हैं पीएफ की एलिजिबिलिटी। तो पीएफ का मतलब समझ में आ गया, इसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। अच्छा, ये जो पैसा जमा हो रहा है सरकार के पास, एक बार अगर ये एम्प्लॉयर के हाथ से निकलकर पीएफ डिपार्टमेंट के पास चला गया, भाई साहब ये पैसा एम्प्लॉय का हो गया। अब कुछ ही हो जाए, धरती यहां से वहां हो जाए, ये पैसा एम्प्लॉयर के पास वापस नहीं आएगा, ये एम्प्लॉय के पास ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। इस पर सरकार ब्याज देगी। अच्छा, सरकार ने भी पूरा पीएफ फंड बना रखा है। एम्प्लॉय का जो भी पैसा आता है सरकार उसमें डालती है और उस पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, उससे जो सरकार को रिटर्न मिलता है उसमें सरकार एक हिस्सा अपना काट लेती है, बाकी एम्प्लॉय को वापस दे देती है। तो एम्प्लॉय मजे में। अब पीएफ की एलिजिबिलिटी देखो, ओनली दोज एम्प्लॉय आर एलिजिबल फॉर पीएफ हुज सैलरी इज लेस देन 15,000। ये हो गई चोट भयंकर। मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए और उस ऑर्गेनाइजेशन पे पीएफ एक्ट लग रहा है, ठीक है, पीएफ एक्ट लग रहा है और आप भी आरओबी सुपर एम्प्लॉय है, तो भी अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो पीएफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पंद्रह हजार से कम सैलरी है तो ही पीएफ का बेनिफिट मिलेगा। हाँ, आज के टाइम पे 15,000 की सैलरी पे नौकरी करता कौन है? इन गधों से पूछो। नहीं, एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से आपको पीएफ एक्ट मिला सकता है, उसकी इच्छा है, उसमें और करते सब लेकर आते, चिंता मत, इतना दुखी मत हो, लाते सब लाते हैं एम्प्लॉयर, लेकिन बाउंड नहीं है, बाउंड नहीं है। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी की थी 3 महीने, है ना, अभी रिसेंटली 8-10 साल पहले। अपने लिए इतना ही, अपने तो ईयर ऐसे निकल जाते हैं ना, फाइनेंशियल ईयर करते करते अप्रैल मार्च में पता नहीं कितने साल निकल जाते। तो वहां पे यार सैलरी पे पीएफ नहीं काट रहे। अब मेरे को समझ में नहीं आया यार क्यों नहीं काट रहे। अच्छा, एक्ट पड़ा हुआ था, लेकिन जाना जब खुद के ऊपर आती ना तब याद नहीं आता। तब तो आदमी को लगता है पीएफ नहीं काट रहे मेरा, तो समझाया सर सी हो ना तो बेइज्जती, इसे कहते हैं बेइज्जती करना। बोले सर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ना? मैंने कहा हाँ। तो पीएफ एक्ट पड़ा होगा ना? मैंने कहा हाँ। अब उसको कैसे बताऊं, याद नहीं है। बोले सर सैलरी 15,000 से ज्यादा है आपकी। तो मैंने तो बोले पीएफ नहीं मिलेगा। फिर घर आके देखा मैंने, हाँ ऐसा प्रोविजन है। 10-12 के काफी टाइम हो गया, 14 साल हो गए, जब मैं नया नया सीए बना था तब की बात है। तो लेकिन अगर एम्प्लॉयर चाहे तो दे सकता है, क्योंकि एक्ट क्या कहता है, जो मिनिमम प्रोविजन है वो आपको कंप्लाई करना है, आप उससे आगे तो जा ही सकते हो, वायलेशन नहीं करना। यानी अगर 15,000 से कम सैलरी है तो पीएफ आपको प्रोविजन लगाना पड़ेगा, ज्यादा सैलरी है तो पीएफ का प्रोविजन नहीं लगाया चलेगा, लेकिन अगर एम्प्लॉयर कह रहा है मैं तो लगाऊंगा, हाँ तो अच्छी बात है ना, इससे तो एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा ना, लगा सकते हो। ठीक है, अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? मुझे आवाज नहीं है तुम्हारी, पीछे आया क्या दीदी को? हाँ दीदी, आपसे पीछे वाली दीदी, पहले दीदी से पूछेंगे। हाँ दीदी बोलो, कुछ तो बोलो, हाँ ना तो बोलो। अरे आखिरी में जो दीदी बैठी उनसे पूछ रहे हैं। वो दीदी आप ही तक आवाज आई, जोर से बोलना है बेटा, आगे अच्छे से। हाँ वो मैं आगे बताऊंगा, उसके प्रावधान है। सामान्य तौर पे वो पैसा हम लोग रिटायरमेंट पे या सुपर एन्युएशन पे निकालते हैं, पर कुछ पर्पसेस हैं जिनके लिए आप बीच में भी निकाल सकते हो। हाँ ये भी बड़ा अच्छा सवाल पूछा, लेकिन बहुत आगे का पूछ लिया दीदी। चलो अब पूछा तो मैं बता देता हूं। देखो पीएफ अकाउंट कहां खुलता है आपका? पीएफ डिपार्टमेंट में। यही तो सबसे मेन पॉइंट है। इससे क्या हो रहा है, इससे अगर आपने कल को ऑर्गेनाइजेशन चेंज करा कोई चिंता नहीं, आपका पीएफ अकाउंट थोड़ी ना एम्प्लॉयर वाइज, पीएफ अकाउंट तो एम्प्लॉय का खुला है, उसमें आपकी डिटेल है, और पीएफ डिपार्टमेंट के पास खुला है, एम्प्लॉयर के पास तो खुला नहीं। नए ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, उनको बोलो सर पीएफ अकाउंट मत खुलवाओ, खुला हुआ है, ये नंबर पकड़ो। अच्छा, आपको ये बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आधार से लिंक होता है। आप जैसे ज्वाइन करें, पीएफ डिपार्टमेंट को आपका एम्प्लॉयर सूचना भेजेगा, बोले भैया नई एम्प्लॉय आ गई, दीदी नाम बताना, वंशिका। अब आपका आधार वगैरह आपने लगाया होगा, पीएफ डिपार्टमेंट को भेजा, जैसे पीएफ डिपार्टमेंट आपका आधार नंबर डालेगा, 1 सेकंड में डिटेल आ गई, तो पहले से ही उस ऑर्गेनाइजेशन में थी, उसको सब पता है आप पहले किस ऑर्गेनाइजेशन में थे, क्योंकि पीएफ का अमाउंट आता था वहां से। ये भी पता है आपके यहां ज्वाइन करने से पहले से उसको पता है कि आपने वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया, कोई चिंता की बात नहीं। आपका एम्प्लॉयर अगर ने एप्लीकेशन लगा भी दी नया अकाउंट खोलो, तो भी नहीं खुलेगा, नया अकाउंट खुलेगा नहीं उसमें, सिंपल। ठीक है, चले आगे। दूसरा, तो अगर एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से कम है
तो पीएफ के लिए वो एलिजिबल है, 15,000 से ज्यादा है तो वो पीएफ के लिए एलिजिबल नहीं है, एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से दे सकता है। अच्छा, अब मान लो अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है और एम्प्लॉयर आपको पीएफ का बेनिफिट देना चाहता है, तो भी एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन, अपना मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितने पर देगा? 15,000 पे, 15,000 का 12% या जितना भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है। मान लीजिए एम्प्लॉय की सैलरी 25,000, अब एम्प्लॉयर कहता है पीएफ लगाएंगे तेरे ऊपर, ठीक है, तो एम्प्लॉय अपनी सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 25,000 का 12% कितना आएगा? 25,000 का 12% मेरे हिसाब से शायद 3,000 के आसपास आएगा, है ना। 3,000 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 12%, लेकिन 12,000 का, तो 15,000 का मैक्सिमम। अच्छा, एम्प्लॉयर चाहे कि नहीं मैं तो 25 पे दूंगा, तो दो ना। अब समझो ना, हम अपनी मर्जी से ज्यादा तो दे ही सकते हैं, एक्ट आपको ज्यादा बेनिफिट देने के लिए मना थोड़ी ना कर रहा है। किसके लिए मना कर रहा है? कम बेनिफिट देने के लिए मना कर रहा है। ज्यादा तो दे सकते हो आप। अभी एम्प्लॉय रेडी है, एम्प्लॉयर वो कहता है नहीं नहीं, जो भी सैलरी है उस पर जितना कॉन्ट्रीब्यूशन तेरा उतना ही मैं दूंगा, 12% तक। हाँ, तो 25 पे किसी एम्प्लॉय की सैलरी 1.5 लाख रुपए पर मंथ है, अब उसके 12% पीएफ कट रहा है। 1.5 लाख का 12% मतलब 18,000 रुपए, 18 आएगा ना, 18,000 रुपए। अब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 18,000 जा रहा है। वैसे तो एम्प्लॉयर पीएफ देने के लिए लायबल नहीं है क्योंकि 15,000 से ऊपर है, और अगर दे रहा है तो 15 का 12%, लेकिन वो कह रहा है नहीं मैं भी 1.5 लाख का 12%। हाँ, तो दो भाई, आपकी इच्छा है, ज्यादा तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जनरली सब देते ही। क्या ना, देखो ये एक मॉनेटरी बेनिफिट है, मैंने कल भी समझाया था ना, बोलने के लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयर भी सब चालाक होते हैं, वो पहले ही कैलकुलेशन करके रखते हैं, आपकी सैलरी इतनी है, वो आपको कम बताएंगे जिससे कि पीएफ का मिलने के बाद ज्यादा हो। बट ठीक है, वो बोलने की बात है, समझने की बात है, लिख नहीं सकते। हाँ, अल्टीमेटली एम्प्लॉयर के पास नहीं, एम्प्लॉयर का मिनिमम जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। अरे बता तो रहा हूं, जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, मिनिमम जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। नहीं समझे? मतलब अगर एम्प्लॉय 0% कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एम्प्लॉयर भी कितना करेगा? अगर एम्प्लॉय कर रहा है 5% तो एम्प्लॉयर भी कितना करेगा? ऐसा नहीं हो सकता कि एम्प्लॉय 12% कर रहा है और आप करो मिनिमम 5 कॉपी, बंद मत करो, भी टाइम है 4 मिनट और है, अभी 1:10 पे क्लास छोड़ूंगा, तो ये अपना बोरिया बिस्तर। अरे समझे नहीं है, कंफ्यूज हो रहे हो आप बेवजह। सुनो मेरी बात, ध्यान से समझो। पहले एम्प्लॉय का पहला रूल भूल रहे हो आप बार बार, जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करेगा उतना ही एम्प्लॉयर को करना है, पर मैक्सिमम 12%। अभी एम्प्लॉय कहता है मैं तो 0% कंट्रीब्यूट करूंगा, तो भाई मैं भी 0 ही करूंगा। एम्प्लॉय कहता है 6% तो मैं भी 6% ही करूंगा। एम्प्लॉय कहता है 10% मैं भी 10 करूंगा। एम्प्लॉय कहता है 12 मैं भी 12 करूंगा। एम्प्लॉय कहता है 15 मैं 12 ही करूंगा। एम्प्लॉय कहता है 25 मैं 12 ही करूंगा। एम्प्लॉय कहता है 100% मैं 12 ही करूंगा। तो मिनिमम की लिमिट नहीं है, जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा उतना। आज अगर एम्प्लॉय कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर को कुछ तो देना ही पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर को कुछ तो दे रहे, कुछ भी नहीं देना। ठीक है? हाँ, अरे पूछना क्या है, हम तो एम्प्लॉय से 12% काट लेते हैं, अगले महीने वो खुद ही चिचाता हुआ आ जाता है कि आपने 12% क्यों काटा, मैं तो 10, अब वो कर देते हैं 10%। भाई वो कहता है मैं तो 25 दूंगा, कितना भी दे मैं 12% दूंगा। पता होता है, जब जनरली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जब आप ज्वाइन करते हो ना, तो एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है, उसमें सारी बातें बताते हैं, उसमें पहले से डिसाइडेड होता है। ठीक है? अच्छा, कोई इंटरफेयर नहीं करता। देखो मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली तो ठीक है, आपने पढ़ लिया समझ लिया, प्रैक्टिकली एम्प्लॉयर जितना काट रहा है एम्प्लॉय चुपचाप कटवा लेता है। क्या फर्क पड़ रहा है यार, तुम्हारी सैलरी का तुम्हारे पास तो जा रहा है यार, तुमको फर्क क्या पड़ रहा है? क्यों फालतू उंगली कर रहे हो? बढ़िया है, सेविंग हो रही है इस बहाने। कोई बेवकूफ एम्प्लॉय होगा जो 12% अगर कट रहा है उससे कम जाके कटवाए, क्योंकि कम कटवाएगा डबल नुकसान है। एक तो सेविंग कम हो रही है, प्लस एम्प्लॉयर का भी तो कम मिल रहा है। आप 6% करवाओगे तो एम्प्लॉयर 6% ही देगा, तो एम्प्लॉयर आपको 12% दे रहा था, आप बेवजह छोड़कर आ गए, अपना नुकसान कर आ गए। कोई नहीं करता है, ये तो बेवकूफी है ना, इसलिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।